हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित रॉय फिजिक्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज जो अपन डिस्कस करने चल रहे हैं एक गजब के टॉपिक पे बात करने चल रहे हैं जिसका नाम है ओम्स लॉ। प्यारे बच्चों, ये 10th स्टैंडर्ड तक ले देखा जाए 10th स्टैंडर्ड में ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन है और गजब का है। इससे क्वेश्चन भी आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। गजब के मज़ेदार टॉपिक है। तो प्यारे बच्चों, पहले कॉन्सेप्ट को समझो। ये ओम्स ने क्या कहा था, ओम्स भाई ने क्या कहा था, इसके बारे में अपन आइए अच्छे से जानते हैं, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा जो है उसका नाम है ओम्स लॉ। ओम जो बोलते हो ना, ये नाम वाला ओम है, वो वाला नहीं है। ओम्स लॉ है ना, इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। इसका नाम, हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, ओम्स लॉ। क्या नाम है, ओम्स लॉ। देखो ओम भाई साहब ने क्या कहा, देखो फील करो। इन्होंने कहा कि अगर हम कोई कंडक्टर लेते हैं, है ना, इस तरीके से इन्होंने एक कंडक्टर लिया, देखिएगा, महसूस करिएगा, ऐसा एक कंडक्टर लिया, ठीक है, और बोला कि इस अगर कंडक्टर की फिजिकल स्टेट, फिजिकल कंडीशन मतलब क्या भाई साहब, देखो इसका लेंथ, ठीक है, इसका लेंथ, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ध्यान दीजिएगा, इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। इसका लेंथ, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस कंडक्टर का टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीजें ईटीसी, और मैकेनिकल स्ट्रेन भी हो सकता है ईटीसी, ये सब के सब अनचेंज हो, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में ये चेंज ना हो, अनचेंज हो। ऐसा ना हो कि आधे घंटे बाद ये एल है और करंट फ्लो करा रहे हैं, बढ़ते जा रहा है, मैं तो बढ़ूंगा, ऐसा ना हो, जैसा हो वैसे ही रहे, ठीक है। तो इनके जो टर्मिनल जो देख रहे हैं, इनके टर्मिनल पे अगर हम, इसके टर्मिनल पे अगर हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, वोल्टेज भी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, देखिएगा, तो इनमें जो करंट फ्लो होने लगेगा, क्या फ्लो होगा प्यारे बच्चों, इनमें जो करंट फ्लो होने लगेगा आई, क्या आई, इसमें अप्लाइड जो पोटेंशियल है उसके प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि इनके सिरों पर, इनके टर्मिनल पे जो पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके। एक बार और स्टेटमेंट को देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा था अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर हो इस तरीके के, तो जाहिर सी बात है, और इसका फिजिकल स्टेट अनचेंज हो, तो उनके टर्मिनल पे अगर हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल, तो अप्लाइड वोल्टेज, क्या वोल्टेज अप्लाई करते हैं यानी पोटेंशियल, तो अगर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं यानी एनर्जी देते हैं, तो ये जो अप्लाइड वोल्टेज है ना, इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसने कहा था, जॉर्ज साइमन ओम ने कहा था। किसने कहा था, जॉर्ज साइमन ओम ने कहा था। एक महान साइंटिस्ट थे ओम, जिन्होंने क्या कहा था भाई साहब, पता है इनका नाम क्या था, इन ओम भाई साहब का, इनका नाम था, रियल में देखा जाए तो बड़ा सा नाम था, इंडिया में होते तो रामलाल होता, जॉर्ज साइमन गो, साइमन गो, सुने हो ना, साइमन ओम्स नाम था इसका, ओम, है ना, जॉर्ज साइमन ओम। ये जॉर्ज साइमन ओम ने, जानते हो, 1826 में ये बात कही थी, 1826 में कहा था कि अगर इस कंडक्टर के सिरे पे, इसके टर्मिनल पे अगर जो वोल्टेज अप्लाई करते हो ना, वो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा करंट के, इसमें जो करंट फ्लो होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना वोल्टेज उतना करंट, मतलब जितना एनर्जी दोगे इसके इलेक्ट्रॉन वैसे ही खट 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 ये सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसमें कौन फ्लो होते हैं भाई साहब, इसमें कौन होते हैं, इसमें कौन होते हैं, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितना एनर्जी पाएंगे उतने तेजी से दौड़ेंगे, और जितने ये तेजी से दौड़ेंगे ना उतना ही करंट खट 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 इसमें फ्लो होगी। बताओ हाँ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यही बात ओम भाई साहब ने बोल दिया। और देखो ये स्टेटमेंट कैसे दिया, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सुनिएगा सभी लोग। इन्होंने कहा इफ द, क्या कहा, इफ द फिजिकल कंडीशन, कैसा कंडीशन, फिजिकल, केमिकल की बात नहीं हो रही है, इफ द फिजिकल कंडीशन, ठीक है, इफ द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द, if the physical condition of the conductors
किसका? कंडक्टर्स, ठीक है। जैसे कि लेंथ, देखो यहां पे लिख रहा हूं लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेम्परेचर, ETC, है ना, ETC, ठीक है। देखो रिमेन्स सेम या अनचेंज, then the current flowing through the conductor, ठीक है, through the conductor, ठीक है, is directly proportional to the potential difference, देखो शॉर्ट में लिख रहा हूं, potential difference across, ठीक है, across its two end, ठीक है। मेरे कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई भी कंडक्टर इसका फिजिकल स्टेट अगर अनचेंज हो तो इसमें जो करंट फ्लो होता है ना वो इसमें अप्लाइड वोल्टेज के यानी अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, V प्रोपोर्शनल टू I होता है। प्यारे बच्चों, जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है ना तो वहाँ पे एक कांस्टेंट लगता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो ऐसे V इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पे एक लगेगा कांस्टेंट R, तो हम यहाँ पे R को ऐसे यहाँ लिख सकते हैं, V इक्वल टू हो जाएगा हमारा IR। या ऐसे भी कह सकते हैं, अगर फिजिकल स्टेट अगर अनचेंज हो तो देखिए V अपॉन I की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। यहाँ पे जो R दिख रहा है ना, R को देखिए, प्यार से देखो इसको, R को जानते हो क्या कहते हैं? इसी R को बोलते हैं प्रोपोर्शनल से बना है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या बना है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बना है। किससे बना? इसी को हम बोलते हैं, इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम जानते हो क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये R जो है ना, ये प्रोपोर्शनल के साइन हटने पे आया था, इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं इस R को। अगर अपने को ये लगता है ना, कई लोगों को ये लगता है कि ये जो रेजिस्टेंस है वो V और I पे डिपेंड करता है, बिल्कुल नहीं करता है। दिमाग में सेट रखना, ये रेजिस्टेंस V और I पे डिपेंड नहीं करता है। तो मन में क्वेश्चन आ रहा होगा किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है, ये मटेरियल किस चीज़ की बनी हुई है, इसका ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज क्या है, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर वगैरह पे डिपेंड करता है, जो कि हम आगे इस पे बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट लेक्चर में जो रेजिस्टेंस पढ़ाएंगे वहां पे अपन डिस्कस करेंगे। बस इतना जानिए, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था? यही था, हाँ या ना। अब इसकी थोड़ी सी हम यूनिट की बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम यूनिट की बात करते हैं। तो इसका यूनिट वगैरह क्या होगा, आओ देखते हैं। यहाँ पे देखो, ठीक है, आप क्या देख रहे हो? अभी ओम्स लॉ देख रहे हो। क्या देख रहे हो? ओम्स लॉ देख रहे हो। भाई साहब बहुत अच्छे से देखते रहो, ये टॉपिक बहुत ही आसान है और बहुत मजा आने वाला है ना। ये काफी शानदार टॉपिक होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो, तो अभी इसकी यूनिट की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? यूनिट की बात करें, तो आपने देखा R इक्वल टू कितना होता है? R इक्वल टू होता है V अपॉन I होता है। तो एक इसकी यूनिट हो जाएगी, V बोले तो वोल्ट और I बोले तो एम्पियर, ठीक है, एक यूनिट हो जाएगी। दूसरी इसकी यूनिट हो जाती है ओम। क्या हो जाती है? ओम। ओम का साइन ये होता है, इस तरीके का टोपी बनाइएगा, एक यूनिट ये होती है ना। एक ये भी यूनिट होता है इसका, हाँ या ना? आ रहा है समझ में? मजा आ रहा है? ये इसकी यूनिट होती है प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। अब इसके थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? ग्राफ देख लेते हैं। देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। देखो, अगर प्यारे बच्चों अगर हम ग्राफ की बात करें, देखो यहाँ पे ग्राफ देख लो, मजा आएगा, ठीक है। आप बताओ, आप सभी अभी देखे हो V इक्वल टू कितना होता है? बताइए, V इक्वल टू कितना होता है? IR होता है ना।
यानी कि अभी अभी ये भी बात देखे हो कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। प्यारे बच्चों, अगर हम Y एक्सिस पे अगर वोल्टेज लेते हैं वोल्ट में, और यहाँ पे हम करंट लेते हैं किस में, एम्पियर में, तो इनका जो ग्राफ होगा जानते हो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्यों? क्योंकि याद है ना आपको, y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ आप पढ़ते हो तो ग्राफ इसका कैसे बनता है, ये y हो और ये x हो तो इसका ग्राफ सीधे ऐसे बनेगा, सीधी लाइन बनेगा। बोलो हाँ, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा। उसी तरीके से ये देखो, सेम उसी तरीके से है, y इक्वल टू एक्स के जैसा ही है या एम एक्स के जैसा है तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है। अगर हम यहाँ पे एंगल थीटा लेते हैं तो प्यारे बच्चों चाहें तो यहाँ पे टेन थीटा निकालो। ये थीटा निकालना है तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ तो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये देखो, ये परपेंडिकुलर है और ये वाली लाइन क्या है, बेस है। तो जाहिर सी बात है ये वाली लाइन देखो, ये y एक्सिस में, तो ये आपका v लिखोगे और ये क्या लिखोगे, I लिखोगे। अब बताओ v अपॉन I क्या होता है, इसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। मतलब ये वाली जो लाइन है ना सीधे, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, रेजिस्टेंस को, कि कितने एंगल पे ये, जितना एंगल उतना रेजिस्टेंस होगा। अब देखो यहाँ पे, यानी कि देखो टेन थीटा इक्वल टू r, इसी टेन को हम बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं इसको, स्लोप बोलते हैं। स्लोप मतलब ये एंगल, समझ रहे हो ना, इसको बोलते हैं। मतलब जितना रेजिस्टेंस उतना ही एंगल। सही बात है, हाँ या ना। एक क्वेश्चन करेंगे इस पे, ठीक है। अब इसमें एक बच्चे ने कहा कि सर हमारी इच्छा हो रही है कि हम ऐसा बना दें डायग्राम। देखिए सर, यहाँ पे हम चाहते हैं कि कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाए। देखिए यहाँ पे आई रखें, यहाँ पे हम करंट रखना चाहते हैं और यहाँ पे हम बोल्ट रखना चाहते हैं, भी बोल्ट। मैंने कहा रख लो। तो यहाँ भी प्यारे बच्चों इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। बोलो हाँ। लेकिन यहाँ पे देखिए ये एंगल सपोज करिए फाई है, तो बताइए टेन फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, टेन फाई इक्वल टू लिखेंगे, देखिए करंट अपॉन वोल्टेज लिखेंगे, करंट अपॉन वोल्टेज लिखेंगे। ये आप जानते हो 1/r हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। टेन फाई को हम लिख सकते हैं कॉट फाई। जब इसको हम लिखेंगे, देखो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो ना, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको आप टेन फाई लिख सकते हो क्या, बताओ हाँ। तो ये ऊपर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा r। ऐसे लिखने में कोई बुराई नहीं है। नहीं आया समझ में, नहीं आया ना, नहीं आया। चलो यहाँ देखो, दोबारा देखो, टेन फाई इक्वल टू कितना लिख सकते हो, 1/r लिख सकते हो। तो बताओ ये r को यहाँ ला दो, 10 को यहाँ ला दो, तो r इक्वल टू कितना लिखोगे, 1/10 फाई। और इसी को क्या बोलते हो, 1/10 फाई को आप कॉट फाई भी बोलते हो, यानी कि ये कॉट फाई हो जाएगा। कॉट फाई इक्वल टू क्या लिखोगे, r। तो कभी कभी ऑप्शन में ऐसे भी देख के कंफ्यूज किया जा सकता है, तो आपको विशेष ध्यान क्या देना है, यहाँ पे देना है ध्यान कि ये क्या दे रहा है। देखिए ये किसके किसके बीच में ग्राफ है, ये देखना है कि आपको किसके बीच में ग्राफ ये दिया हुआ है, ये चीज़ ध्यान देना है। वोल्टेज और करंट के बीच में दिया है कि करंट और वोल्टेज के बीच में दिया है ग्राफ। बात समझ रहे हो। अगर आप 10th में नहीं होते तो हम और भी इसमें ऐसे कहानियां करते हैं, ऐसे बना बना के, ठीक है, ठीक है। अब ये प्रैक्टिकली भी ग्राफ आप बना सकते हो, एक्सपेरिमेंटल भी बनाओगे तो यही बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। यानी कि जो भी मटेरियल होगा ना, कोई भी मटेरियल आप यूज करो, अगर उसके लिए ऐसा ग्राफ बनता है तो समझ जाना कि वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, और ऐसा ग्राफ नहीं बनता है तो समझ जाना कि ओम्स लॉ को वो फॉलो नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है। तो जो मटेरियल ऐसे ग्राफ बनाती हैं उसको हम बोलेंगे ओमिक, और जो ऐसे जिसके लिए ऐसे ग्राफ नहीं बनता है, लीनियर नहीं बनता है, उसको बोलेंगे हम लोग नॉन ओमिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन ओमिक बोलेंगे, है ना। ये चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको, ये काम आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। देखो ये जो टॉपिक है ना, लल्लू टाइप के तो भले ही है, लेकिन है शानदार। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन तो हम ग्राफ पे ही आपको पूछ लेते हैं आपसे कि ऐसे मैंने दे दिया, देखो ठीक है, ये दे दिया हमने भी और ये दे दिया आई। हमने ऐसे ग्राफ 1 2, ये देखो ये 30 डिग्री दे दिया, ये 60 डिग्री दे दिया, इसका नाम दे दिया R1, इसका नाम दे दिया R2।
क्वेश्चन ये है कि बताइए R1 और R2 में से ज़्यादा कौन है ना। ऑप्शन दे देता हूँ, या बराबर है R1 इक्वल टू R2 होगा, दूसरा ऑप्शन R1 ग्रेटर देन R2 होगा, थर्ड ऑप्शन R1 लेस देन R2 होगा, फोर्थ ऑप्शन नॉन ऑफ दीज। देखो 4 ऑप्शन दे दिया, देख के बताना है, इस डायग्राम को देख के बताना है, रेजिस्टेंस पे कमेंट करना है आपको, ठीक है। तो देखो बहुत ही आसान है, मैं तो बता रहा हूँ एकदम बिल्कुल लल्लू टाइप का है। आपने अभी देखा था, क्या देखा था आपने कि टेन थीटा होता है ना, वो R के इक्वल होता है। देखो भी यहाँ पे है, I यहाँ पे है, तो जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले R1 निकालो, R1 के लिए कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिखो R1 इक्वल टू लिखोगे 10 कितना लिखोगे 30 डिग्री, और इसकी वैल्यू होती है 1/√3, यानी कि R1 की वैल्यू जो हो गई ना 1/√3 हो गई। बोलो हाँ, 10 30 की वैल्यू यही होगा। दूसरी चीज़, अब एक काम करो, यहाँ पे ये R2 का चेक करो, तो बताओ R2 इक्वल टू क्या लिखोगे 1060 लिखोगे, कितना लिखोगे 1060 लिखोगे। यहाँ पे ये 60 डिग्री बन रहा है, 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी कितनी √3, हाँ या ना। अब बताओ ज़्यादा कौन है, R1 ज़्यादा है कि R2 ज़्यादा है। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि R2 ज़्यादा है R1 से, हाँ या ना। जब R2 ज़्यादा है तो जाहिर सी बात ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। आया क्या समझ में, कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, हाँ या ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं एकदम लल्लू टाइप का, वो देखिए क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ देखो गौर से देखो, मतलब बिल्कुल लल्लू टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखिए ये जाहिर सी बात है एक सर्किट है, ठीक है, एक सर्किट है यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे हमने क्या किया देखिएगा, यहाँ पे ये आपके लिए काफ़ी शानदार क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने 12 वोल्ट की बैटरी लगाई, कितनी वोल्ट की बैटरी लगाई 12 वोल्ट की बैटरी लगाई, और इसका रेजिस्टेंस दे दिया हमने 6 ओम दे दिया। कितना ओम दे दिया 6 ओम दे दिया। तो जाहिर सी बात है ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, हमेशा प्लस टर्मिनल से करंट निकलती है, याद रखना, ऐसे इस तरीके से जाएगी, है ना, और इसमें माइनस में आएगी। क्वेश्चन ये है कि सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है बताइए, ये मैंने आपसे पूछ लिया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखो बहुत ही आसान है, देखो कैसे, गौर से देखो, यहाँ पे सॉल्यूशन देखो ऐसे लिखेंगे। देखो हम जानते हैं कि V इक्वल टू कितना होता है IR होता है, यही होता है ना। तो I इक्वल टू हम क्या लिखेंगे बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R। तो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस V कितना दिया है 12 वोल्ट दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 12, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना दिया है 6, तो यहाँ लिखेंगे 6, तो दिस इज द 2 एम्पियर, ये आपका आंसर होगा। अरे हाँ 2 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो हो रही है। एक और बता दें, चलो ठीक है एक और बता ही देते हैं, ठीक है। तो लो एक और क्वेश्चन इसी के साथ देख लो, आप सभी को बहुत ही शानदार लगेगा, मज़ेदार क्वेश्चन है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ पे इस तरीके का एक क्वेश्चन दिया, देखिएगा यहाँ पे एक सर्किट दे दिया ऐसे लो, और यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया, ठीक है, और प्यारे बच्चों यहाँ पे दे दिया 24 वोल्ट दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस जो दे दिया ना वो हमारा दे दिया 6। ऐसा करते हैं यहाँ पे हम रेजिस्टेंस पूछ लेते हैं, बताइए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी अगर इसमें करंट की वैल्यू, ठीक है, इसमें करंट की वैल्यू अगर सपोज करो 6 एम्पियर है, कितनी एम्पियर 6 एम्पियर है। तो क्वेश्चन ये है कि इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, देखो आप सेम वही फार्मूला V इक्वल टू कितना होता है IR, ओम्स लॉ से। क्या पूछा है भाई साहब अपने से, रेजिस्टेंस पूछा है, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा V अपॉन I। बताओ V की वैल्यू कितनी दी है 24, मज़ा आ गया भाई। और बताओ I की वैल्यू कितनी दी गई है, ओह 6, तो ये लिख लो, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है 4 एम्पियर, हाँ या ना। आया कि नहीं समझ में, इस तरीके का क्वेश्चन बनेंगे, आप कर लेंगे क्या आप लोग, हाँ या ना। बिल्कुल आसान है कि कठिन है, आसान है ना।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहो और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी करें, इससे मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका भी बढ़ ही रहा है। मैं चाहूँगा कि आपको बहुत ही अच्छे लेवल से तैयार कर दूँ, ठीक है। तो जैसे जैसे मेरा लेक्चर आगे बढ़ेगा आपको खुद एहसास होगा कि आपका फिजिक्स 10th स्टैंडर्ड की कितनी अच्छी हो चुकी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, थैंक यू।